बच्चों, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर चालू कर दिया था और काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में हमने आपको जो कुछ बातें पढ़ाई थी वो ये पढ़ाई थी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ाया था डिस्टेंस, राइट। दूसरा हमने पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट। तीसरा हमने पढ़ाया था स्पीड। चौथा हमने पढ़ाया था वेलोसिटी और पांचवा टर्म मैंने पढ़ाया था एक्सीलरेशन। ये चीजें हमने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में और मैं आपको बता दूं अमेजिंगली कि सारी काइनेमेटिक्स में पूरे फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ये काइनेमेटिक्स। जिसको ये चैप्टर समझ में आता है ना उसको बाकी का काम आ जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, ये बस इन्हीं में चलेगा, इन्हीं में चलेगा। इतना ही आसान लगता है जैसे डिस्टेंस। किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं डिस्टेंस बड़ा आसान सा लगता है। क्या डिस्टेंस बड़ा आसान सा क्या लगता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मिनिमम डिस्टेंस। कितना आसान है, लेकिन जब करते हैं ना तो इसी के अंदर जो है ना पसीने आ जाते हैं। स्पीड का रिलेशन है डिस्टेंस से और वेलोसिटी का रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट से। एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो देखिए, अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, डिस्टेंस s इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ये केवल एक केस में होगा, ओनली इफ मोशन इज सिंगल डायरेक्शन, मोशन इज यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन, सिंगल डायरेक्शन की बात हो, राइट। ओके, बट if direction of motion is changing, if direction of motion is changing, then तो भैया फिर डिस्टेंस जो है वो हर हालत में उल्टा लिख गया ना। डिस्टेंस हर हालत में डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी, हर हालत में। यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर केवल एक ही कंडीशन में होगी, जब यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन हो। अदरवाइज तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलिए, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 था। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था स्पीड। स्पीड का सबसे सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड को मैंने कहा था ds अपॉन dt, ऐसे भी कहा था मैंने स्पीड को। और मैंने एवरेज स्पीड को कहा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमने आपको पढ़ाया था, राइट। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, वेलोसिटी को हमने कहा था ds वेक्टर अपॉन dt। ये आपका, और इसको हमने वेलोसिटी वेक्टर बोला था, है ना। वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर रफ बात करें तो। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, v वेक्टर एवरेज, तो भाई ये आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जितना चेंज हुआ है अपॉन टाइम, इसे एवरेज कहते हैं। ओके, चौथी चीज मैंने जो आपको पढ़ाई थी उसके अंदर हम आए थे एक्सीलरेशन पे, है ना। तो एक्सीलरेशन वेक्टर को मैंने पढ़ाया था v वेक्टर अपॉन t, या डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, या अगर इंस्टेंटेनियस था तो मैंने कहा था dv वेक्टर अपॉन dt। ये हमारी आवश्यकता के अनुसार हम काम में लेंगे, और मैंने पता है क्या पढ़ाया था आपको? मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी आपको। मैंने आपको पढ़ाया था v इक्वल टू ds अपॉन dt, और मैंने बताया था कि ds बराबर v dt। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं ds का इंटीग्रेशन करूं तो ये इंटीग्रेशन v dt आ जाएगा, इसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। और ये पता है क्या होगा? दिस विल बी एरिया
एरिया एनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ। अगर आपने वेलोसिटी और टाइम का कोई ग्राफ बना रखा है तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ बना रखा है आपने, पता नहीं कोई ग्राफ बना रखा होगा आपने वेलोसिटी टाइम का, है ना। अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना वो इस ग्राफ का एरिया आएगा। आप पूरा एरिया निकाल लीजिए, पूरा एरिया निकाल लीजिए, तो दैट विल बी एस वेक्टर, मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था, मैं पिछले लेक्चर को भी एक्चुअल में रिवाइज कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था a इक्वल टू dv अपॉन dt, और हमने बताया था dv इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन a dt। तो आपके पास में यहां पर इंटीग्रेशन आया था, तो आपका ये आया था v और डेल्टा v, इसको दोनों बातें कह सकते हो, कभी कभी इसको v कह देते हैं, कभी कभी इसको डेल्टा v कह देते हैं, और ये इंटीग्रेशन a dt है, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया होता है। जैसे अगर मान लो आपके पास में एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ हो, तो ये इस तरह का है। अब आपका वेलोसिटी का जो चेंज आएगा ना वो इस एरिया के बराबर आएगा। पता नहीं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या है, हमें क्या पता कैसी मोशन हो रही है, कैसा हो रहा है, बेटा हम क्या जाने। अब वो तो अलग अलग पार्टिकल की मोशन है, तो जो भी आएगा, लेकिन दिस एरिया विल बी डेल्टा वी वेक्टर, ये पक्का है। डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी है, करेक्ट, ये आपके पास में एरिया आ जाएगा। अब आप देखो, एक बार अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए, आप अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए बिल्कुल स्टार्ट से, काइनेमेटिक्स का। ये जो फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 1 है ना, इसको आप मतलब 4-4, 5-5 बार जो है ना अच्छी तरह से पढ़ लो। ये पेज नंबर 1 में बहुत कुछ कूट करके भरा हुआ है, और ये पेज नंबर 1 कम से कम ये मान के चलो 200 से 300 सवालों के जवाब देगा आपको। हाँ जी, मतलब पेज नंबर 1 कोई ऐसे हल्का फुल्का पेज नहीं है, ये आपको 200 से 300 सवालों के जवाब देगा। बहुत खतरनाक पेज है यानी, तो आपको इसको समझना है बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए क्या है ये एक्चुअल में फंडामेंटली देखो, इसमें सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन दी है, रेफरेंस फ्रेम समझा दिया आपको, काइनेटिक्स समझा दिया क्या होती है, ये आपको मैंने भी समझा दिया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वन डायमेंशनल मोशन, वेलोसिटी, ये सब समझा दिया, एक्सीलरेशन भी समझा दिया। यहाँ देखो एक एक्सीलरेशन के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, यूजेज एंड फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ऑफ मोशन। ये पता क्या है, एक मस्ती वाली चीज है। देखो, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करो टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करो टाइम के साथ, यहाँ लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी का डिफरेंशियल करो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। मतलब बात बड़ी सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है, राइट, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाता है। ये बात बड़ी क्लियर है, राइट। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। उल्टा कैसे? उल्टा ये है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन करिए वेलोसिटी का, अगर आपको वेलोसिटी का चेंज चाहिए या वेलोसिटी चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन का कर दीजिए ADT का, बस काम खत्म। तो ये जो आपको फ्लो चार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो देखो, यूजेज एंड फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर मोशन, ये मान के चलो कि आपके कम से कम 150-200 सवालों के आंसर तो इसमें से ही आने। क्या? एस का डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो एक्सीलरेशन आ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। जैसे देखो, मैंने यहां पे लिखा एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। ओके बेटे, कई बार आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी सवालों में कि आपके पास में फंक्शन ही नहीं होगा टाइम का। देखो एक बात सुनो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कब हो सकता है? जब फंक्शन टाइम का हो। किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का रूल सुन लो, फंक्शन वही होना चाहिए। जैसे आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तब कर सकते हो
जब फंक्शन टाइम का अवेलेबल हो। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन तब कर सकते हो जब फंक्शन टाइम का अवेलेबल हो। अगर फंक्शन टाइम का नहीं है ना, आप नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? देखिए, आपके सामने एक बहुत बड़ी टिपिकल सिचुएशन बहुत बार आएगी, कम से कम 50-60 क्वेश्चंस में आएगी, ज्यादा में आ जाएगी शायद। क्या कि आपको टाइम दिया हुआ ही नहीं होगा और एक्स दिया होगा टाइम की जगह आपको एक्स का फंक्शन दे रखा होगा, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा होगा। अब कैसे करोगे? तो मैं बताऊं कैसे करोगे। कुछ नहीं, बड़ा आराम से हम मस्ती मारेंगे, हम बड़े आराम से करेंगे। अगर टाइम का फंक्शन दे रखा हो बेटे, अगर टाइम का फंक्शन दे रखा हो तब तो सिंपल करो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डिफरेंशिएशन कर तो आ जाएगा, एक्सीलरेशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो, एक्सीलरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर टाइम नहीं दे रखा है फिर क्या करोगे? फिर मुसीबत आ जाएगी। टाइम नहीं दे रखा है तो फिर ऐसे करोगे, डी एस अपॉन डी एस या डी एक्स अपॉन डी एक्स। चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, डी एस अपॉन डी एस कर दिया। अब कुछ नहीं किया हमने, डी एस से मल्टीप्लाई किया, डी एस से डिवाइड किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो हमने एक्सीलरेशन को क्या लिख दिया? डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। देखना जरा, हमने यहाँ डी एस अपॉन डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब डी एस को इधर ले आए, डी एस को इधर ले आए, यानी हमारे पास एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला और आ गया, डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, यानी कि v आ गया। अब ये a इक्वल टू v डी वी अपॉन डी एस, v डी वी अपॉन डी एस, राइट? पक्का? इस तरह से ये चीज आपके पास में आ गई। अब पता है इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, इस चीज का यूज कब आ रहा है। मैं एक मिनट, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, 2 भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, 3 में भी आपको टाइम का फंक्शन वगैरह निकल के आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। 4, 5, 6 भी डायरेक्ट हो जाएगा। 7 में आपको टाइम का फंक्शन दे रखा है, कोई इश्यू नहीं है। 8th में आपको वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है, वो निकल के आ जाएगा। आपका 9th में भी टाइम का फंक्शन दे रखा है। 10th एक अच्छा क्वेश्चन है। 10th में पता है इन्होंने क्या कहा है? वेलोसिटी इक्वल टू दिस। अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। तो मैं निकालता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, फॉर्मूला चार्ट का, है ना। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ फॉर्मूला चार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ऐसा जोरदार सवाल है कि इसमें आप एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी का उपयोग नहीं कर सकते। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है v इक्वल टू √3 माइनस 3x, है ना। तो 3 माइनस 3x की पावर हाफ, ये दे रखा है बेटा। सॉरी प्लस हाफ है ना, 1/2 ये आपको दे रखा है। अंडर रूट 3 माइनस 3x है, करेक्ट। अब हमारे सामने क्या समस्या है कि मुझे एक्सीलरेशन पता करनी है। एक्सीलरेशन पता कर रहा हूं मैं, देखना जरा। एक्सीलरेशन जब मैं पता कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है। मैं तो डी वी अपॉन डी टी जानता हूं एक्सीलरेशन को, लेकिन अब मेरे सामने समस्या ये है कि मैं इसको डी वी अपॉन डी टी कर ही नहीं सकता इस फंक्शन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो कहीं टाइम होना तो चाहिए। भैया फंक्शन में टाइम ही नहीं है, तो क्या करोगे? इसका मतलब अब आप इसको मैनिपुलेट करोगे, इसको आप रीअरेंज करेंगे और पता है क्या करेंगे? डी एक्स अपॉन डी एक्स करेंगे, गेम खेलेंगे। इसको कहते हैं प्लेइंग विथ मैथमेटिक्स, इसे कहते हैं प्लेइंग विथ मैथमेटिक्स। जितना अच्छा खेल आपको खेलना आएगा मैथ्स के साथ बच्चों, उतना ही ज्यादा जीत जाओगे आप लोग, है ना। तो खेल खेलना सीखो मैथमेटिक्स के साथ। ये dx अपॉन dt पता है क्या है? dx अपॉन dt v है और ये dv अपॉन dx है, ये बात है। अब आपका काम हो गया। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि आपके पास में ये आ गया a बराबर v इंटू dv अपॉन dx। अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे v dv इक्वल टू a dx। आप चेक करें, v dv इक्वल टू a dx। आपके पास में v की वैल्यू है ना, ये आपके पास में है v dx अपॉन, ठीक है, v dv अपॉन dx। अच्छा a चाहिए ना आपको, तो a चाहिए तो निकाल लो ये डायरेक्ट। अरे हाँ, मैं भी कैसा
आदमी फालतू में कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना, हो गया ये तो आंसर भी आ गया। a इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। देखो बेटा a इक्वल टू, मैं इस v को v रहने देता हूँ और d अपॉन डी एक्स, इस v की जगह ये रख देता हूँ 3 माइनस 3x की पावर हाफ। बस अब डिफरेंशिएशन करो आप ईमानदारी से, डिफरेंशिएशन में कोई बेईमानी नहीं। v देखो डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं ना इसका, तो पावर 1/2 है तो 1/2, 3 माइनस 3x की पावर 1/2 माइनस 1, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। और अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना डिफरेंशिएशन में, तो हाँ तो मल्टीप्लाई। अब 3 माइनस 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 3, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आपके पास में ये आ गया। अब देखो a क्या आया आपके पास, a आया है 1/2 इंटू वी, और ये आया है 1 अपॉन 3 माइनस 3x की पावर हाफ, क्योंकि माइनस हाफ हो गया ना बेटा, 1/2 माइनस हाफ, तो इसको मैं नीचे ले आया, और ये है -3 मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखो एक्सेलरेशन क्या आया, तो एक्सेलरेशन आपके पास में आ गया है -3/2 v, और ये है 1 अपॉन v, इसका मतलब v से v कैंसल, तो अपने पास में आ गया है -3/2 a। अब देखिए ये -3/2 a आया, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। बेटा जब a की वैल्यू आपके पास -3/2 a आ गया, तो व्हाट इज दिस, -3/2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, means acceleration is not a variable, वेरिएबल नहीं है जी, acceleration not changes, acceleration does not change, acceleration is not changing, कांस्टेंट है साहब, कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू v रेज टू पावर 0, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर 0, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर 0। इसका मतलब ये होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज नहीं हो रहा, तो ये सब 0 है। इसका मतलब v के ऊपर चेंज नहीं कर रहा, x के ऊपर चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि 3/2 आ गया, यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई। बेटे जब कोई चीज कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, कांस्टेंट का मतलब होता है इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग, तो इसका मतलब p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 0 है, कुछ भी हो, सब मतलब डिपेंडेंस है ही नहीं। तो ये आपके पास में आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने पूछा था, इफ v इक्वल टू √3 - 3x देन a प्रोपोर्शनल टू v रेज टू पावर p, a प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर q, so what should be the value of p and q। भैया 0 है ना। अगर ये यहाँ पे कहते कि x प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर r, तो r भी 0 होगा। हाँ, तो ये बढ़िया ही अच्छा सवाल था, और इस सवाल को करने के लिए हमने ये थोड़ा सा टैक्टिक काम मिली, इसको मैथमेटिकल टैक्टिक्स कहते हैं, और ये टैक्टिक्स आपको धीरे धीरे सीख लेनी चाहिए, आ जाएगा, डोंट वरी।